ओके, देखो आज अपने न्यू चैप्टर चालू करेंगे केमिस्ट्री का, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो इससे पहले जो दो केमिस्ट्री के चैप्टर थे उसके अंदर अपने क्या पढ़ा था, मेटल प्योर है कि नहीं, उनका सेपरेशन कैसे करना है अगर कोई मिक्सचर बन जाता है तो अब इस चैप्टर के अंदर अपने देखेंगे व्हाट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली। अब देखो इससे पहले चैप्टर्स में हमने देखा कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, मान लो वो किसी भी चीज का बना है, वो किस चीज का बना होता है, मेटल, मतलब किसी न किसी वस्तु चीज का बना होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, स्लोली 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 जब हम स्टडी करते गए तो हम और डीपर जाते गए। अब एक बात याद रखना, ये वाला चैप्टर और इसका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केसेस, केस वन, केस टू, केस थ्री। हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है अभी उसमें कुछ एक मिस्टेक्स है, तो हम दूसरा केस पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा नहीं केस टू में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, फिर हम तीसरा केस पढ़ेंगे। और जब हम तीनों चारों केस पढ़ लेंगे तब ओवरऑल मिला के हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज सही है और ये चीज गलत है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ, यस और नो। क्योंकि हुआ क्या, एटम्स क्या है, सब लोगों ने अपना अलग अलग व्यू रखा कि भाई एटम ये चीज है, एटम वो चीज है, एटम ऐसे केमिकली कॉम्बाइन करता है, एटम की ये प्रॉपर्टीज है। लेकिन हुआ क्या, स्लोली स्लोली जब नई टेक्नोलॉजी आती गई तो नई नई स्टडी होती गई और नई नई चीजें पता चलती गई। समझ में आया कि नहीं। तो जब नई चीजें पता चली तो पहले की कुछ चीजें पता चला कि भाई वो तो गलत थी। अब देखो होता क्या है, अगर कोई भी सब्सटेंस है, जस्ट फॉर एग्जांपल ब्रिक ले लो, क्या ले लो, ब्रिक, ईंट। ठीक है, हुआ क्या, मैंने इसको ब्रेक किया तो ये तीन चार टुकड़ों में हो गई, और ब्रेक किया और ब्रेक किया, फिर एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि अभी इससे ज्यादा ब्रेक होगी नहीं। तो ये पता चल गया कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिवाइड, और छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, लेकिन करते 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 लास्ट में एक ऐसी चीज आ जाएगी जो कि क्या होगी, इनडिविजिबल, वो और ज्यादा डिवाइड या ब्रेक नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। अगर आप किसी भी चीज को ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, तो लास्ट में वो इतनी स्मॉल हो जाएगी, वेरी स्मॉल, क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल, और इतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी कि अब वो और ज्यादा डिवाइड होगी नहीं। तो ये जो बहुत ही छोटे छोटे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो है, जो कि और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, उनका नाम दिया गया एटम। समझ में आ रहा है, यस और नो। ठीक है, तो एटम की स्टडी की शुरुआत यहां से हुई कि हाँ भाई कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस हो, आप उसको डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि उसके जो पार्टिकल्स है वो और ज्यादा डिवाइड नहीं होंगे, तो उस वेरी स्मॉल पार्टिकल को नाम दिया गया एटम। गॉट इट, यस और नो। सो ये चीज पता चलेगी। देखो फिर धीरे धीरे पता क्या चला, दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सॉरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो देखो अब सबसे पहली चीज क्या पता चली, जब ये स्टडीज चालू रही चालू रही चालू रही, तो एक चीज तो ये पता चल गई, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ very small particles called atoms।
these small particles cannot be divided further. समझ में आ रहा है? यस और नो? ये चीज तो पता चल गई कि भाई दुनिया की हर एक चीज, कोई भी चीज, वेदर इट इज, ये ईंट ले लो, चाहे कोई भी चीज ले लो, पानी ले लो, हवा ले लो, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स की बनी है, जिसका नाम है एटम। समझ में आ रहा है? ये सबसे पहली चीज पता चली, हाँ भाई ऐसा एक एटम करके चीज होती है। अब एक और चीज पता चली, वेरी इंपॉर्टेंट। There are many types of atoms. इधर ध्यान दो, ये मान लो कि आयरन है, ये मान लो कि ब्रिक है, ईंट, ठीक है, ये मान लो कि एयर है, ये तीनों अलग अलग सब्सटेंस है, यस और नो? ये तीनों चीजें अलग अलग है ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? अब ये तीनों चीजें अलग अलग है, लेकिन ये सब की सब बनी तो एटम की है, ये भी एटम की बनी है और ये भी एटम्स की बनी है, ठीक है। तो एक और चीज पता चली कि बहुत टाइप के एटम्स है और हर एक चीज अलग अलग टाइप के एटम की बनी है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स। एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग एटम्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तीसरी चीज यहां से निकल के आती है, एज एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्योंकि एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए अलग अलग सब्सटेंस की भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, ये मान लो एटम, ये एटम, ये एटम, ये तीनों एटम की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो ये जो ओवरऑल सब्सटेंस है ना, इसकी भी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, तुमको समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। एज द एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देयरफॉर the substances therefore the substances also have different properties, ठीक है। अब देखो, और धीरे 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 क्या चीजें पता चली। ये अभी तक जो मैंने बताया तुमको पता चला? तुमको पहले ही था, इससे पहले चैप्टर में, कि मैं वर्ड यूज कर सकता हूं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैंने तुमको सेकंड चैप्टर में मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स क्या होता है बताया था अच्छे से। अगर नहीं पता है तो वो जो वीडियो लेक्चर्स डाले हैं तुम्हारे गूगल क्लासरूम में, उसमें देख लेना, ठीक है। तो एक चीज समझ जाओ, ऑल दी substances are made up of atoms और molecules, ठीक है। एटम अलग, मॉलिक्यूल अलग, तो सब्सटेंस अलग। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अगर ये मान लो कोई भी सब्सटेंस है, अगर ये मान लो कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर एक ही टाइप का एटम हो, उसके अंदर दो या फिर दो से ज्यादा टाइप के भी एटम्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? जैसे कि वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के भी एटम है एंड ऑक्सीजन के भी एटम है। जैसे कि गैस, एयर,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे एटम्स है, यस और नो। ठीक है, ग्लूकोज, जस्ट फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन का भी एटम, हाइड्रोजन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है। इसका मतलब टू और मोर एटम्स में combine to produce new substance, produce any substance। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग सब्सटेंस ऐसे भी हैं कि जो दो या दो से ज्यादा एटम्स के भी बने हैं। तो अब ये बताओ, अभी तक जो ये चीज करे वो समझ में आई? ओके, सब के सब। फ्रंट कैमरा चालू करो जल्दी से जल्दी से। राम को और कोई नहीं देखने वाला, बाल जैसे वैसे ही रहने दे। ओह, हेत ने तो घर में भी मास्क पहना, वेरी गुड। तीर्थ पटेल समझ में आ रहा है क्या नहीं? आई थिंक यू आर फर्स्ट टाइम इन लाइव क्लास। ठीक है, इन साइंस। ओके, अब देखो, धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ एक लॉस आए। जैसे जैसे स्टडी आगे जाती गई, तो तुमको तो ये तो पता ही है कि केमिकल रिएक्शन तो नाम सुना ही होगा, ये सो नो? केमिकल रिएक्शन नाम सुना है कि नहीं? केमिकल अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, तो इस केमिकल रिएक्शन में भी एक ये सब्सटेंस है ग्लूकोज, सब्सटेंस वन, दूसरा सब्सटेंस है ये। अब मेरे को दो, ये एक सब्सटेंस मिला और ये एक सब्सटेंस मिला। तो धीरे धीरे स्टडी के साथ क्या पता चलता गया कि जब भी ये एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो ये कुछ एक लॉज फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? दे दीज केमिकल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन फॉलो फ्यू लॉज। तो इन लॉज का क्या नाम है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज का क्या नाम है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो, अभी हम दो लॉज पढ़ेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये दो लॉज फॉलो होंगे ही होंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है? तो मैं ये चीज तुमको हाईलाइट कर रहा हूं, जब भी ये चीज लिखोगे तो इस लॉ का मतलब क्या है? मास कैन neither be created nor be destroyed। इसका मतलब क्या, जो वजन होता है ना, वजन, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होगा तो ओवरऑल वजन सेम ही रहने वाला है। एक बात याद रखना, आप वजन को गायब नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका कहने का मतलब क्या है, आप ना ही वजन पैदा कर सकते हो, आप ना ही वजन को गायब कर सकते हो। वजन एक ऐसी चीज है, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मैं समझाता हूं तुमको, इधर ध्यान दो। अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2। मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, गिव्स H2O। चाहो तो इसको बैलेंस कर दो। ये केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रहा है, यस और नो?
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद, बिफोर आफ्टर, वजन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। जो चीज रिएक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो हमको रिएक्शन के बाद मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का ओवरऑल वजन जितना था उतना ही वजन प्रोडक्ट का रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर दोनों मिला के 10 ग्राम की थी तो हमको पानी भी ओवरऑल 10 ग्राम मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सर, ये चीज समझ में आएगी? जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो x प्लस वाई दोनों रिएक्ट होके बनाते हैं एक्स वाई। तो ये लॉ क्या कहता है? अगर ये x मान लो कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का है, और ये y मान लो 5 ग्राम का है, तो ओवरऑल रिएक्टेंट्स का वजन कितना हुआ? 15 ग्राम। ठीक है। तो रिएक्शन के बाद ये जो हमको प्रोडक्ट मिला ना एक्स वाई, हमको नहीं पता क्या है, मैं तुमको सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रोडक्ट का वजन क्या होगा? 15 ग्राम ही होगा। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वजन कभी गायब आप नहीं कर सकते। बाकी क्या है क्या नहीं हम 11 12 में भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ये चीज समझ में आई? यस और नो? जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई भी रिएक्टेंट है एबीसी, रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करने के बाद उसका डीकंपोजिशन हो गया और 3 टुकड़ों में बट गए। तो जो रिएक्टेंट का वजन मान लो अगर 100 ग्राम था, तो इन तीनों का मिला के वजन कितना होगा? 100 ग्राम। हो सकता है कि ये 50 ग्राम का हो जाए, ये 25 ग्राम का हो जाए, ये भी 25 ग्राम का। समझ में आया ये लॉ? यस और नो? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो लॉज फॉलो होते हैं। क्या लॉज? सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये उसके एग्जांपल्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। सेकंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉ तो था। अब देखो जो सेकंड लॉ है ना, वो डिपेंड करता है केमिकल या फिर जो भी मैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स है उसके फॉर्मूले के ऊपर, और वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है मैं तुमको बताता हूं। पहले मेरे को ये बताओ, ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एनीवन? बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। प्रोपोर्शन का तो मतलब पता ही होगा, रेशियो। इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वाटर होता है ना, वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब अगर मान लो कोई भी दो चीजें रिएक्ट होके कोई चीज बनाती है, तो ये जो दोनों रिएक्ट होगी ना, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट होगी, इनका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। जैसे कि H2O दोनों रिएक्ट होके H2O बनाया, ये और नो? तो दो हाइड्रोजन के एटम ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, 10-15 नहीं। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? कितने भी एटम हो, लेकिन ये ऑक्सीजन सिर्फ इस दो हाइड्रोजन एटम के साथ ही रिएक्ट करके ये बनाएंगे।
समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूँ, यस और नो? इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड अमाउंट ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके फिक्स्ड अमाउंट की चीज बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का जो अगर मान लो मेरे पास कितना भी वजन हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 9 ग्राम पानी है, तो उसके अंदर फिक्स्ड 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी। ये इसका रेशियो है वजन का, फिक्स्ड प्रोपोर्शन का। एक मैं तुमको पहले ही फिक्स चीज बता दूं, जो वाटर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिलकर बना होता है, यस और नो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1000 ग्राम के हाइड्रोजन 2 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे, नहीं। फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड वजन की हाइड्रोजन फिक्स्ड वजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिक्स्ड अमाउंट का ही वाटर प्रोड्यूस करेगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? और वाटर के अंदर ये रेशियो है 1:8। मतलब मैं बताता हूं, मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सिलेंडर है, मेरे पास दो सिलेंडर है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो याद रखना, अगर 100 ग्राम हाइड्रोजन कम होगी तो इधर से कितनी होगी कम? 800 ग्राम ऑक्सीजन कम होगी, और ओवरऑल मिलके मेरे को 900 ग्राम पानी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? ऐसा नहीं कि यहाँ से 500 ग्राम हाइड्रोजन कम हो गई और यहाँ से 2 ग्राम ही ऑक्सीजन कम, नहीं। फिक्स्ड अमाउंट में रिएक्ट करके फिक्स्ड अमाउंट का ही पानी मिलेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? पहले बताइए, आज वाले लॉ समझ में आए कि नहीं? ठीक है, these are two laws which are followed by